अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, आज हम डिस्कस करने लगे हैं जी पेयर प्रोडक्शन इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर सीरीज का तीसरा केस पेयर प्रोडक्शन। पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ जिसमें लो एनर्जी फोटोन जब पड़ते हैं, जब इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ, तो मैटर में मौजूद इलेक्ट्रॉन उन फोटोन्स को एब्जॉर्ब करता है, मतलब एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन उन फोटोन्स को एब्जॉर्ब करके निकल पड़ता है किसी और रास्ते पर। तो जब लो एनर्जी फोटोन इंटरेक्ट करते हैं तो सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। जब उससे थोड़े ज़्यादा एनर्जी वाले एक्सरेज जब इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ स्कैटर हो जाती है। आज उससे भी ज़्यादा एनर्जी वाले हमारे पास फोटोन मौजूद हैं जी डिस्कशन के लिए, वो हैं जनाब गैमा रे फोटोन। देखिए जी, एक बात है कि इससे पहले जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटाउन इफेक्ट हुआ उसमें हम कोलिजन कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ कोलिजन। अब मैटर के साथ सिर्फ इंटरेक्शन होगा, अगर दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा तो वो जरा थोड़े फासले से होगा, ये बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होगा फोटोन। अब बहरहाल देखते हैं जी क्या सूरत हाल बनती है। पेयर प्रोडक्शन में पेयर प्रोड्यूस होता है। ये एग्जांपल होगी जनाब मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी की, जब एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होगी। अंडर व्हाट कंडीशंस एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होगी। मैटर का एनर्जी में कन्वर्ट होना तो क्लासिकल फिजिक्स में भी कई सारी एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुके हैं। वो लकड़ी जलती है तो वो कोयला बन जाती है, वो जलने के इस कंबशन के प्रोसेस में जो मैस होता है वो एनर्जी में, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वगैरह वगैरह। जो अब हम डिस्कस करेंगे इस केस में जब एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होगी, मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो जनाब हमारे पास एक हाई एनर्जी फोटोन है, गैमा रे फोटोन हमारे पास है जी, और ये आ रहा है, लो जी ये आ रहा है, ये चलता हुआ जा रहा है। अब ये चलते चलते मैटर में कन्वर्ट होगा, लेकिन चलते चलते आप ही थोड़ी मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई वजह बनेगी। करना खुदा का ये होता है कि ये गैमा रे फोटोन चलते चलते किसी हैवी न्यूक्लियस के पास से गुजरता है। हैवी एलिमेंट होगा, उसके न्यूक्लियस से कंसर्न है, बाहर इलेक्ट्रॉन कटा हुआ था जितना भी हो या ना हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। तो ये जनाब चलते चलते के हैवी न्यूक्लियस के पास से गुजरता है। यहां लाइट न्यूक्लियस नहीं चाहिए। वजह क्या है? क्योंकि ये उस फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कोलिजन वगैरह का चक्कर नहीं होगा, ये बस पास से ही गुजरेगा, ये दूरों दूरों अखियां मारेगा, ये इंटरेक्ट करेगा अपने फील्ड के जरिए। अगर यहां पे लाइट न्यूक्लियस होगा तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना वीक होगा कि इस फोटोन के साथ वो पंगा नहीं ले सकेगा। अल्लाह बख्शे नुसरत फतेह अली खान साहब जैसा सेहतमंद बंदा दौड़ता हुआ जा रहा हो और मेरे जैसे माड़ी सी सेहत वाला बंदा रस्ते में उनके रस्ते में टांग फंसा दे तो अपने गोडे गिट्टे बनाने वाली गल ही है, कुछ नहीं होगा। तो उनके रस्ते में हाई एनर्जी फोटोन के रस्ते में टांग फंसाने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी वाला कोई होना जरूरी है। इसलिए लाइट न्यूक्लियस अगर कोई होगा तो अब न्यूक्लियस के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, उनका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हर एक न्यूक्लियस का। अब तो हमारे पास ये प्रॉपर एक ब्रांच बन गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिस्पांस ऑफ न्यूक्लियाई। लाइट न्यूक्लियस का ये फील्ड इतना वीक होगा कि वो फोटोन के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो उसमें कोई फर्क नहीं डाल सकेगा। लेकिन अगर हैवी न्यूक्लियस है तब ये चांस होगा, देखिए मैं गौर सुने में क्या कह रहा हूं, तब भी ये चांस होगा। जरूरी नहीं है कि गैमा रे फोटोन किसी भी हैवी न्यूक्लियस के पास से गुजरे तो हमेशा ये अमल हो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये अमल होता है वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, वेरी रेयरली, लाखों करोड़ों जनाबे अली कहते बरसों लगी रहे महरो माह की आंखें, तब कहीं जाके हमसा साहब नजर बने। ये शेर है। और इसके मुकाबले में दूसरा जो बड़ा मशहूर कहते हैं, हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, फिर कहीं जाके उसके घर काका पैदा होता है। बहरहाल तो जनाब ये हजारों लाखों करोड़ों अरबों गैमा रे फोटोन गुजर रहे होंगे हैवी न्यूक्लियस के पास से, तो उनमें से कोई ऐसा होगा जो ये काम करेगा जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जनाब ये गैमा रे फोटोन जब एक हैवी न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो फोटोन है वो भी मैसलेस है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, दोनों के फील्ड इंटरेक्ट करेंगे। जब ये दोनों का फील्ड इंटरेक्ट करेंगे फिर क्या होगा? अगर ये जो हैवी न्यूक्लियस है इस फोटोन की एनर्जी का कुछ हिस्सा लेने में कामयाब हो जाएगा, अगर ये इसकी एनर्जी का कुछ हिस्सा लेगा, इसे एनर्जी मिलेगी, ये मूव करेगा इधर को, इसे जो हैवी न्यूक्लियस को एनर्जी मिलेगी, इसे कहते हैं रिकॉइल एनर्जी। रिकॉइल की टर्म फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी हुई है, वो जो
गन को बैकवर्ड झटका लगता है, बिल्कुल ऐसे ही हैवी न्यूक्लियस इधर को चलेगा, फोटोन इधर को जा रहा है, इसका मोमेंटम फॉरवर्ड है, इसका मोमेंटम बैकवर्ड है, दोनों के मोमेंटा को जमा करें, टोटल मोमेंटम कितना होगा? जीरो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल है। अभी इस हादसे के इंपैक्ट के बाद में देखिएगा फाइनल मोमेंटम भी जीरो ही होगा। तो जब ये हैवी न्यूक्लियस फोटोन की एनर्जी का कुछ हिस्सा लेगा, इसकी एनर्जी में तब्दीली आएगी, तब शायद ऐसा कुछ हो सके कि ये फोटोन मैटर में कन्वर्ट हो। और जब ये मैटर में कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा? कम से कम दो पार्टिकल बनेंगे, एक बनेगा इलेक्ट्रॉन और दूसरा अब हम आपके लिए एक नया नाम है जो ले रहे हैं पॉजिट्रॉन। ये कौन है और क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और पॉजिट्रॉन का मैस बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा है लेकिन चार्ज इस पे पॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल नेगेट्रॉन होता है। यूनिवर्स में हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल है जो बिल्कुल उस जैसा है लेकिन प्रॉपर्टीज में उसके बिल्कुल अपोजिट है। उर्दू में से कहते हैं जिद्दे मादा, पाकिस्तानी ज़बान में से कहेंगे अपोजिशन, जिसने हमेशा मुखालफत करनी है, चंगे माड़े का कोई ध्यान नहीं है। तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का पेयर बनेगा और क्रिएट होते ही ये इधर को जाएंगे और ये इधर को जाएंगे। एक पार्टिकल और दूसरा उसका एंटी पार्टिकल कभी भी एक जगह पे इकट्ठे नहीं रह सकते। ये हम अगली हेडिंग में डिस्कस करने वाले एनिहिलेशन ऑफ मैटर में। ये तो तबाह कर देंगे एक दूसरे को। तो ये क्रिएट होते ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। आप देखें इक्वल और अपोजिट मोमेंटम के साथ मूव करेंगे। टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द इंपैक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो जनाब इनकी किनेटिक एनर्जी भी बनेगी। तो जनाब आप देखें ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का पेयर ही हमेशा बनेगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन या सिर्फ पॉजिट्रॉन, कोई एक पार्टिकल क्रिएट नहीं हो सकता एनर्जी से। नाम ही इसका इसलिए रखा गया है पेयर प्रोडक्शन। जब भी बनेगा पेयर बनेगा। क्यों? ताकि यूनिवर्स में चार्जेस कंजर्व रह सकें। फोटोन पे चार्ज कोई नहीं था, अब इनिशियल चार्ज था जीरो। अब जितना नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। टोटल चार्ज कितना है? जीरो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जनाब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज, सारे कंजर्वेशन लॉज एप्लीकेबल हैं। यहां पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस भी यहां पे लिख दिया करते हैं। अब लिख भी देंगे तब भी हर्ज वाली बात है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन यहां पे एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई है। जितनी एनर्जी है वही मैस बनेगा। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है, टेक्निकली ये एक ही मानों में है कि एनर्जी ही मैस में कन्वर्ट हुई है। तो जब आपके पास कन्वर्जन का प्रूफ है कि ये कहां गई है, इसका मतलब है कंजर्वेशन लॉ एप्लीकेबल है। तो जनाब ये इधर को चला गया, इधर को चला गया। अब सवाल ये पैदा होता है कितनी एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर क्रिएट करने में कामयाब हो जाएगा और क्या ये पॉसिबल है कि इससे हैवी एलिमेंट भी क्रिएट हो सके पेयर प्रोडक्शन के नतीजे में? इससे कम लाइटर तो हो ही सकते होंगे। तो बात ये है जनाब कि एक इलेक्ट्रॉन का मैस है m, रेस्ट मैस है m0 c स्क्वायर। मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करें, ये बनेगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी m0 c स्क्वायर फॉर इलेक्ट्रॉन प्लस m0 c स्क्वायर फॉर पॉजिट्रॉन। तो ये पेयर प्रोड्यूस होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? जितना उसका मैस है। उसी हिसाब से m0 c स्क्वायर से आप फार्मूले में मैस पुट करेंगे इलेक्ट्रॉन का, ये जाउल में एनर्जी बनेगी। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, 0.51 MeV एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी है। तो कम से कम 0.51 MeV एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट करने के लिए। पॉजिट्रॉन का मैस भी चूंकि उतना ही है तो एक पॉजिट्रॉन को क्रिएट करने के लिए भी उतनी ही एनर्जी चाहिए। तो कम से कम जनाब आली 1.02 MeV एनर्जी का एक फोटोन होगा। कम से कम एक 1.02 MeV, लगभग 1 MeV एनर्जी का गैमा रे फोटोन होगा, तब ये पेयर प्रोड्यूस हो जाएगा। इससे कम एनर्जी वाले से तो पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। टेक्निकली इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए पेयर प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस करने के लिए। बाकी की एनर्जी कहां जाएगी? वो इनकी किनेटिक एनर्जी बनेगी, वो भी यहीं से आएगी। तो टोटल जो एनर्जी है, एनर्जी फ्रॉम
फोटोन, गैमा रे फोटोन इज इक्वल टू क्या होगा, कम से कम ये दो हिस्सों में एनर्जी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस एनर्जी, किसी को भी पहले लिख लें बाद में लिखें कोई बात नहीं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को क्रिएट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो यहां से आपको बता दी गई है। बाकी की जो एनर्जी होगी वो इनकी किनेटिक एनर्जी बनेगी। ऐसे लिखने दीजिए मुझे, लो जी ठीक हो गया जी। तो जनाब कम से कम जो रिक्वायरमेंट है 1 MeV के लगभग एनर्जी चाहिए पेयर प्रोडक्शन के लिए। इससे ज्यादा एनर्जी का गैमा रे फोटोन हमारे पास है ही नहीं। तो जब एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट होना है तो फिर यहां पे इस सिचुएशन में पेयर प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पेयर से ज्यादा मैस वाला पेयर क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इससे कम मैस वाला डेफिनेटली हो सकता है। सारे कंजर्वेशन लॉज एप्लीकेबल होंगे, कोई भी कंजर्वेशन लॉ यहां पे वायलेट नहीं होगा। और हैवी न्यूक्लियस की मौजूदगी जरूरी है क्योंकि वो फोटोन की एनर्जी का कुछ हिस्सा लेगा बेचारा, ये भी ले जाएगा, इसकी एनर्जी रिक्वाल एनर्जी बनेगी, मोमेंटम कंजर्व रखेगा। ये अगर ये नहीं होगा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रह सकेगा, तो फिर ये भी फिनोमिनन भी पॉसिबल नहीं है। तो आप ये देखें कि हाई जो बिल्कुल लो एनर्जी फोटोन है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जरा ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन है वो कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ स्कैटर हो जाता है, कॉम्पटाउन इफेक्ट। जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन है वो मटेरियलाइज हो जाता है, मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि पेयर प्रोडक्शन है। यहां पे एब्जॉर्ब नहीं होता फोटोन, मतलब यहां पे कोलाइड नहीं करता, बस पास से गुजरता है, मैटर से, मैटर के पास से गुजरता है तो मटेरियलाइज हो जाता है, मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पार्टिकल के साथ उसका एंटी पार्टिकल भी एक फैक्ट है, हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल है। ये दोनों जब एक दूसरे के करीब आएंगे तब क्या होगा, आइए जी अब हम वो देखते हैं। अभी हम शुरू करने लगे हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन का मतलब होता है जी तबाही, मैटर की तबाही, मादे की तबाही, मादा की तबाही नहीं, मादे की तबाही। देखें पेयर प्रोडक्शन में गैमा रे फोटोन था जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में कन्वर्ट हो गया, मटेरियलाइज हो गया, मैटर में कन्वर्ट हो गया। अगर एक पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल किसी एक जगह पे आ जाए तब क्या होगा, एक पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल। यही एग्जांपल डिस्कस करते हैं, मैंने इसलिए यहां पे ये रेज नहीं किया। अगले पोर्शन को डिस्कस करने के लिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कहीं से फिरते फिराते एक दूसरे के करीब आ गए, क्या होगा। अब चूंकि चार्ज अपोजिट है तो जैसे जैसे करीब आएंगे अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी और किनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे पास आएंगे इनकी किनेटिक एनर्जी वैसे वैसे ज्यादा होती जाएगी। तो पास आते जाइए एक मिनट, सॉरी, ओह इंटरप्शन के लिए बाहर रखा हूं जी, खांसी आ गई थी थोड़ी सी इसलिए ब्रेक लगाना पड़ी, सॉरी। तो चले, तो जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल उससे करीब आएंगे, जैसे जैसे करीब आते जाएंगे किनेटिक एनर्जी ज्यादा होती जाएगी और जैसे ही करीब आएंगे एक दूसरे को तबाह कर देंगे, मैटर एनिहिलेट हो जाएगा, मैटर तबाह हो जाएगा। तो अब तबाह हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये कन्वर्ट होंगे गैमा रे फोटोन में और दो फोटोन पैदा होंगे। पैदा होते ही एक उधर को चला जाएगा, एक इधर को चला जाएगा। अब यहां पे जनाब मैस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम जीरो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहां पे सारे कंजर्वेशन लॉज एप्लीकेबल हैं। मैस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। यहां पे एक सवाल यहां पैदा होता है, क्या कि एक फोटोन था जिससे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दो पार्टिकल पैदा हुए, तो इन दोनों पार्टिकल्स को एक दूसरे को एनिहिलेट करने के बाद एक गैमा रे फोटोन बनना चाहिए था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो एप्लीकेबल हो सकता है, कोई मसला नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एप्लीकेबल ना होता क्योंकि एक फोटोन होता तो इधर को कहीं और को चला जाता, टोटल मोमेंटम इनिशियल जीरो है, फाइनल जीरो ना होता। सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए हमने जानबूझ के तो नहीं किया काम, तो ये नेचुरली ही हो रहा है एनिहिलेशन ऑफ मैटर का। तो सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए ये हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसकी बेसिक्स क्या है जी। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक फोटोन पैदा हो, दो फोटोन पैदा होंगे। तो अगर दो गैमा रे फोटोन की एनर्जी तो 1 MeV के लगभग है। इस गैमा रे फोटोन से 1 MeV एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन पैदा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब एनिहिलेट करेंगे एक दूसरे को, 0.51 MeV का ये, 0.51 MeV का ये, तो 1 MeV के लगभग एक फोटोन पैदा होगा।
अगर दो होंगे तो 0.5 MeV एनर्जी इसकी और इसकी होगी, और ये तो एक्सरेज की एनर्जी के लगभग होती है, गैमा रे फोटोन की एनर्जी तो नहीं होती। यहाँ पे जो गैमा रे फोटोन पैदा हुए हैं इसकी एनर्जी अपनी 1 MeV के लगभग है, इसकी भी 1 MeV के लगभग है। तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के नतीजे में एक की बजाय दो फोटोन कहां से आ गए जनाब? एक फोटोन तो आया ये जो मैस मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इसका मैस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो फोटोन की एनर्जी के बराबर एनर्जी आ गई, ये 1 MeV के लगभग मिलके बन गई। दूसरा फोटोन कहां से आया? जब ये एक दूसरे करीब आ रहे थे, किनेटिक एनर्जी इनकी ज्यादा हो रही थी और एक दूसरे को एनिहिलेट करते वक्त, तबाह करते वक्त किनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि जब ये एनर्जी में कन्वर्ट हुए तो दूसरा फोटोन उस एनर्जी से पैदा हुआ। तो इस उनकी किनेटिक एनर्जी भी शामिल है। जैसे जब ये फोटोन मटेरियलाइज हुआ था तो इसकी एनर्जी का कुछ हिस्सा मैटर में कन्वर्ट हुआ, बाकी इनकी किनेटिक एनर्जी बन गई थी। इसी तरह से इनकी किनेटिक एनर्जी भी कन्वर्ट होगी अब एनर्जी में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एप्लीकेबल है, यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी एप्लीकेबल है। तो इसी तरह से जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी है, वहां पे प्रोटॉन और नेगेट्रॉन जो प्रोटॉन के एंटी पार्टिकल है उनकी इनहिलेशन भी ऑब्जर्व की गई। तो हर पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल, देखिए पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और नेगेट्रॉन नहीं, ये एक दूसरे के एंटी पार्टिकल नहीं है। तो हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल जब उसके करीब आएगा तो ये एनिहिलेट कर देंगे एक दूसरे को जनाब, ये एनिहिलेशन ऑफ मैटर है। तो यहां तक अब जो हमारी सीरीज चली है, यहां तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मैटर के साथ इंटरेक्शन को डिस्कस किया है। अगले मरहले में जो वीडियोस आएंगी उसमें हम मैटर की वेव नेचर को डिस्कस करेंगे। अभी तक तो हमने प्रीवियस वीडियोस में, इस प्लेलिस्ट में इससे प्रीवियस जो वीडियोस हैं लेक्चर के नंबर के हिसाब से रेंज आप देख सकते हैं, उनमें तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल होना प्रूव किया है। अब अगली वीडियो से हम पार्टिकल का वेव होना प्रूव करेंगे, फिर इंशाल्लाह एक दिन समराइज करेंगे, सम अप करेंगे कि जो वेव पार्टिकल है या पार्टिकल वेव है तो ये असल में क्या है। तो देखते रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।